चुंबकत्व, है ना। आज हम चुंबक के विषय में अध्ययन करेंगे, ठीक है। और चुंबक के विषय के अंतर्गत हम चुंबक किसे कहते हैं, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, चुंबक के प्रकार कितने होते हैं, है ना, और चुंबक के गुण जिसको आपने 10th क्लास में भी अध्ययन किया है, इसके विषय में देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं भी इसके अंतर्गत देखेंगे। उसके बाद कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या कहता है, उसकी व्याख्या जो कूलाम ने किया है उसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। तो चुंबक आखिरकार क्या होता है, किन पदार्थों को हम चुंबक कहते हैं, ये बताइए कि ये जो पदार्थ आपको दिखाई दे रहा है इसको क्या कहते हैं, इस पदार्थ को चुंबक कहते हैं, है ना। इस पदार्थ को क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं, ठीक है। तो चुंबक क्या है या किन पदार्थों को चुंबक कहा जाता है। प्राचीन काल में थेल्स और मिलिट्स नामक वैज्ञानिक ने देखा कि लौह अयस्क जिसका लौह का अयस्क मैग्नेटाइट या इसी को कहते हैं काला आयरन या इसी को कहते हैं Fe2O4, है ना। तो जो लौह पदार्थ होते हैं वो लौह का अयस्क ही होता है ना, जिसको हम मैग्नेटाइट या काला आयरन भी कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र लिखा जाए तो Fe2O4 होता है, ठीक है। तो ये पदार्थ को थेल्स और मिलिट्स नामक वैज्ञानिकों ने देखा और उनको ये पदार्थ का एक विशेष गुण के बारे में पता चला। और इस पदार्थ का विशेष गुण क्या है कि ये जो है यह लौह छोटे छोटे लौह पदार्थों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा कि ये चूंकि लौह पदार्थों को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं और इनमें ये विशेष गुण पाया जाता है और इसलिए इस पदार्थ को क्या कहा उन्होंने, चुंबक कहा। बाद में और खोज किया गया तो ये जो पदार्थ है वो ना केवल छोटे छोटे लौह पदार्थों को आकर्षित करते हैं बल्कि ये क्या करते हैं, निकिल, कोबाल्ट, है ना, निकिल, कोबाल्ट, इस्पात, इन पदार्थों को भी क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो ये जो पदार्थ होते हैं वो निकिल, कोबाल्ट और इस्पात, है ना, इन पदार्थों को भी क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ये लौह पदार्थों के अलावा ये जो पदार्थ है वो क्या करते हैं, निकिल, कोबाल्ट और इस्पात और आपके लोहे, इन सभी पदार्थों को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो ये जो पदार्थ इनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं या खींचते हैं, इस पदार्थ को चुंबक कहा गया। इस पदार्थ को क्या कहा गया, चुंबक कहा गया, है ना। और ये जो पदार्थ इसकी ओर आकर्षित होते हैं उसको क्या कहते हैं, चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। इन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय पदार्थ, है ना। और इसके अंदर चूंकि ये इन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं इसलिए इनके अंदर जो गुण होता है उस गुण को क्या कहते हैं, चुंबकत्व, ठीक है। उस गुण को क्या कहते हैं, चुंबकत्व कहते हैं, ठीक। तो इस प्रकार हम चुंबक की परिभाषा कैसे देखें। चुंबक की परिभाषा क्या होता है कि चुंबक वह पदार्थ है जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है ना। चुंबक वह पदार्थ है जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है तथा उसमें जो ये गुण पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, चुंबकत्व कहते हैं। तथा उसमें जो यह गुण पाया जाता है
पाया जाता है उसे हम चुंबकत्व कहते हैं। उसके गुण को हम क्या कहते हैं? चुंबकत्व कहते हैं। तो इस तरीके से चुंबक वह पदार्थ है जो चुंबकीय पदार्थों को क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है तथा उसमें यह गुण पाया जाता है, इसलिए उसको उस गुण को क्या कहते हैं? चुंबकत्व कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका चुंबक। और चुंबकीय पदार्थ क्या है? चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जो इस चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब जो थेल्स और मिलेट्स जो वैज्ञानिक चुंबक के बारे में बता रहे थे, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने इस चीज को देखा कि जब इस पदार्थ को है ना स्वतंत्रता पूर्वक ऐसा लटका दिया जाए, ठीक है, स्वतंत्रता पूर्वक क्या कर दिया जाए? इस प्रकार लटका दिया जाए, तो ये सदैव कैसे करते हैं? उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाते हैं। ठीक है, जब स्वतंत्रता पूर्वक इनको लटका दिया जाए तो ये सदैव क्या करते हैं? उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहर जाते हैं। इसको हम ऐसा देख सकते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर क्या हो जाएगा? इस दिशा में ऐसा उत्तर की दिशा में और ये दक्षिण की दिशा में क्या हो जाता है? ठहर जाता है। तो उन्होंने एक बात को बताया, क्या बताया? कि स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर, स्वतंत्रता पूर्वक इन पदार्थों को लटकाने पर, इन पदार्थों को लटकाने पर क्या करते हैं? ये जो है उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहर जाते हैं। उत्तर व दक्षिण दिशा में ठहर जाते हैं। और जो दूसरा गुण उन्होंने देखा कि ये चुंबकीय पदार्थों को क्या करते हैं? अपनी ओर आकर्षित करते हैं। चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्राचीन समय में जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इनकी दो गुणों के बारे में बताया कि इनको पहला स्वतंत्रता पूर्वक लटका देने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरते हैं, है ना, और दूसरा चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ठीक है, अब चूंकि ये जो है सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में जब स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उत्तर व दक्षिण दिशा में ठहरते हैं, तो इसका जो प्रयोग है प्राचीन काल में हमारे यहाँ यात्री जो होते थे वो दिशा का ज्ञान करने के लिए इसका प्रयोग किया करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो पदार्थ होते हैं चुंबकीय पदार्थ, उनका ये प्रारंभिक जो गुण होता है वो होता है कि ये उत्तर व दक्षिण दिशा में ठहरते हैं और चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, अब इसके उपरांत हम कुछ इनके विशेष गुणों को देखें कि ये और इनमें क्या क्या गुण होता है। चुंबकीय ध्रुव, चुंबकीय ध्रुव क्या होता है ना? आपने अभी चुंबक देखा, ठीक है, चुंबक में आपने ये देखा, ये चुंबक है, ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं कि ये लौह पदार्थों को क्या करते हैं? अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, ये हमने कुछ लोहे के कुछ टुकड़े लिए हैं, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, ये लोहे के कुछ टुकड़े हैं, आल पिन है और कुछ पिने हैं। जब इस पर हम क्या करते हैं? ऐसे चुंबकों को चलाते हैं, क्या दिखाई दे रहा है आपको? कुछ परिवर्तन, हाँ बिल्कुल निश्चित रूप से इसमें परिवर्तन आ रहा है। और ये क्या हो रहे हैं? ये देखिए, ये जो लौह पदार्थ हैं वो क्या हो गए? चुंबक में चिपक गए, है ना। और आपको दिखाई दे रहा है चुंबक में कहाँ पे चिपक गए? सिरे में चिपक गए, कोने में चिपक गए हैं, है ना। तो ये जो कोना है इसी में जो है चुंबक क्यों चिपक गया, लौह पदार्थ क्यों चिपक गया? क्योंकि इनके सिरों पर चुंबक की प्रबलता क्या होती है?
अधिक होती है। ठीक है, इनके सिरों पर क्या होती है, चुंबक की प्रबलता अधिक होती है। स्पष्ट देख रहे हैं आप? ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने ये चीज़ को देखा कि चुंबक के सिरों पर चुंबक की प्रबलता कैसी होती है, सर्वाधिक होती है। ठीक है, और उन्हीं को क्या कहते हैं हम, चुंबक की ध्रुव कहते हैं। ठीक है ना, चुंबक की क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो वह सिरा चुंबक का सिरा जहाँ पर चुंबक का गुण अधिक होता है या अधिकतम होता है, अधिकतम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम चुंबक की ध्रुव कहते हैं। ठीक है, और हमने देखा था कि जब चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाता है तो चुंबक उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। ठीक है ना, तो जो सिरा उत्तर की दिशा में ठहरता है उसको हम क्या कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब, उसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव। ठीक है ना, और जो सिरा दक्षिण की ओर ठहर जाता है उसको हम क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो यदि हम इस प्रकार स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो ये जो सिरा है ना, उत्तर की ओर स्थिर होता है, ठहरता है, उसको हम उत्तरी ध्रुव कहेंगे, और जो नीचे दक्षिण की ओर ठहरता है उसको हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। उत्तर को दिखाने के लिए हम नॉर्थ का प्रयोग करते हैं, इसलिए इस सिरा को एन कहेंगे, और दक्षिण को दिखाने के लिए साउथ का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे, एस भी कहते हैं। तो इस तरीके से जो ध्रुव होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, कौन कौन से, नॉर्थ ध्रुव और साउथ ध्रुव। और ध्रुव किसे कहते हैं, चुंबक का वह सिरा जहाँ पर चुंबकत्व का गुण अधिकतम होता है उसको हम क्या कहते हैं, चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। ठीक है, अब चुंबक की और कुछ विशेषताएं जिसमें आप देखें कि जब हम चुंबक को यदि बार बार इस चुंबक को क्या करें, तोड़ें, ठीक है, तो भी इसमें जो ध्रुव होंगे वो क्या हो जाएंगे, ये देखिए, ये जो चुंबक है इसे हम यदि बार बार तोड़ें तो क्या मिलेगा, तो भी सदैव इसमें 2 ध्रुव उपस्थित होंगे, है ना। यानी हम चुंबकों को बार बार भी हम इसको काटे बीच से या छोटा भी चुंबक लें तो उसमें क्या होता है, 2 ध्रुव सदैव उपस्थित होते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये देखते हैं कि ये जो चुंबक होते हैं इनके जो 2 ध्रुव हमने अभी अध्ययन किया, कौन कौन से ध्रुव, हाँ बताइए, वेरी गुड, कौन से, नॉर्थ साइड और साउथ। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरा चुंबक ले सकते हैं। दूसरा चुंबक क्या हो जाएगा, दूसरा चुंबक हो जाएगा आपका वो भी नॉर्थ या साउथ। ठीक है, यदि हम इस तरीके से इनको रखें तो क्या होगा, हाँ आपने 10th में पढ़ा है, बिल्कुल सही, जब 2 समान ध्रुव आपस में सामने लाया जाता है तो ये समान जो ध्रुव होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, है ना। ठीक है, तो समान ध्रुव क्या होते हैं, समान ध्रुव में प्रतिकर्षण होता है, समान ध्रुव में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। और यदि हम इस ध्रुव को यहाँ और इस ध्रुव को यहाँ ले आए, ठीक है, क्या कर दिया जाए, इस ध्रुव को यहाँ और इस ध्रुव को यहाँ ले आए, तब क्या हो गया, बिल्कुल सही, ये नॉर्थ और ये साउथ विपरीत ध्रुव हो गए, है ना। तो विपरीत जो ध्रुव होते हैं, विपरीत ध्रुव, उनमें क्या होता है, आकर्षण का गुण होता है। कौन सा गुण होता है, आकर्षण का गुण होता है। ठीक है, तो इस तरीके से चुंबक की ये विशेषता होती है कि समान ध्रुव जब पास में आते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण होने लगता है और विपरीत ध्रुव में क्या होने लगता है, आकर्षण होने लगता है। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको भी हम प्रयोग के माध्यम से देख सकते हैं। हमने प्रयोग 10th में भी इसके बारे में किया है। देखिए, ये 2 ध्रुव, ये 2 आपके क्या हो गए, चुंबक हो गए। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, और ये जो है यहाँ पे इस साइड में क्या है, साउथ है ना, और इस साइड का ये नॉर्थ है। इनमें आप देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए, ये खींचा और ये क्या हो गया, क्या हो गया, बिल्कुल सही, आकर्षित हो गए, एक दूसरे से क्या हो गए, जुड़ गए। ठीक है,
और यदि इसी को हम पलट दें, ये साउथ है और ये क्या है, नॉर्थ है ना, इन दोनों में क्या हो रहा है, इन दोनों में आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इनमें आकर्षण हो रहा है। इस प्रकार से जो चुंबक है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन यदि हम ध्रुव को क्या कर दें, पलट दें, यानी कि इधर भी हम साउथ ले आएं और इधर भी हम क्या करें, साउथ ले आएं, तब इनमें क्या होगा, हाँ हमने देखा है इसमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। देखिए क्या हो रहा है, ये जो है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, ठीक है, और ये बिल्कुल भी एक दूसरे को पास आने नहीं दे रहे हैं, प्रतिकर्षण हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जब दो चुंबक को हम लें और उनके समान ध्रुवों को लेते हैं तो उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और विपरीत ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया आपका चुंबकीय ध्रुव और चुंबक के ध्रुवों को यह गुण, ठीक है। इसी तरीके से आप देख सकते हो कि ये जो चुंबक होते हैं, इन चुंबकों को जब हम तोड़ते हैं, पीटते हैं, गर्म करते हैं, है ना, तो इनमें क्या हो जाता है, इनका जो गुण होता है वो खत्म हो जाता है। तो चुंबकीय गुण कैसे खत्म हो जाता है, चुंबकीय गुण का खत्म होना, चुंबकीय गुण कब खत्म हो जाता है, जब हम इस चुंबक को क्या करें, पीटें, गरम करें, है ना, या इसको घिसें, तो ये क्या हो जाता है, इसका चुंबकीय गुण खत्म हो जाता है। यानी पीटने से, ठोकने से, है ना, और क्या करने से, वेरी गुड, गर्म करने से और घिसने से, है ना, इसके चुंबक के गुण क्या हो जाते हैं, चुंबक के गुण नष्ट हो जाते हैं, चुंबक के गुण नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चुंबक की ये भी एक विशेषता है कि चुंबक को हमें क्या नहीं करना है, पीटना, ठोकना, गर्म करना या घिसना नहीं है, नहीं तो इसके गुण क्या हो जाएंगे, इसके जो गुण होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ और क्या विशेषता होती है चुंबक की, अभी आपने देखा कि जब हम चुंबक को क्या करते हैं, चुंबकीय पदार्थ के पास ले जाते हैं, है ना, अभी आपने देखा कि जब हम चुंबक को चुंबकीय पदार्थ के पास ले जाते हैं तो उसमें भी कौन सा गुण उत्पन्न हो जाता है, चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है, यानी उसकी ओर, चुंबक की ओर क्या हो जाता है, वह आकर्षित हो जाता है ना। ये हम चुंबक लिए इस प्रकार से, और यहाँ पर हमने चुंबकीय पदार्थ जैसे कोई कीलक है इसको ले आया, ठीक है। तो इसमें अभी हमने देखा कि जब भी हम चुंबक को किसी चुंबकीय पदार्थ के पास ले जाते हैं तो इसमें भी आकर्षण, इसकी ओर आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है, यानी इसमें भी कौन सा गुण उत्पन्न हो गया, बिल्कुल सही जवाब, कौन सा, चुंबक का गुण इसमें उत्पन्न हो गया। तो ये इसकी ओर आकर्षित हुआ, इसका मतलब इसमें कौन से ध्रुव उत्पन्न हुए, आकर्षण कब होता है, जब इसका ध्रुव क्या हो जाए, विपरीत हो जाए। तो जब जिस चुंबक को जब हम किसी पदार्थ के पास लेके आते हैं तो उस पदार्थ का वह सिरा जो इसके पास होता है उसमें इससे विपरीत ध्रुव क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण से यह इसकी ओर क्या होता है, आकर्षित होता है, ठीक है। और यहाँ पे, यहाँ साउथ हो गया तो इधर क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से ये जो गुण होता है इसको कहते हैं चुंबकीय प्रेरण, यानी चुंबक को किसी चुंबकीय पदार्थ के पास जब लाया जाता है तो उस चुंबकीय पदार्थ में चुंबक का गुण उत्पन्न हो जाता है, यानी हम प्रेरण के द्वारा इनमें चुंबक का गुण ले आते हैं। तो इस प्रकार हमने इनके विषय में देखा, चुंबक के गुण के विषय में। अब ये जो चुंबक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, है ना, चुंबक जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। चुंबक के प्रकार, चुंबक के प्रकार, ठीक है। चुंबक जो होता है वह पाए जाने के अनुसार दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, हाँ बताइए, बिल्कुल सही, कौन से होते हैं, प्राकृतिक चुंबक, ठीक है। और दूसरा जो चुंबक होता है उसको क्या कहते हैं, कृत्रिम चुंबक,
नाम से आपको स्पष्ट हो गया होगा। प्राकृतिक चुंबक वह चुंबक होते हैं जो क्या करते हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं, और कृत्रिम चुंबक वे चुंबक होते हैं जो मानव के द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक चुंबक क्या होते हैं, वे चुंबक जो प्रकृति में पाए जाते हैं, है ना, उनको हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। और जो कृत्रिम चुंबक वे चुंबक जो मानव के द्वारा निर्मित होते हैं, उनको क्या कहते हैं, बिल्कुल सही, उसको क्या कहते हैं, कृत्रिम चुंबक कहते हैं। अब प्राकृतिक चुंबक में आप देख सकते हैं कि जो प्राकृतिक चुंबक होता है वह प्रकृति में पाया जाता है, इसलिए इसका जो आकार होता है वो बेडोल होता है। आकार कैसा होता है, आकार बेडोल होता है, आकार बेडोल होता है ना। और इसकी शक्ति भी क्या होती है, शक्ति निम्न होती है, यानी ये अधिक शक्तिशाली नहीं होता, और हम अपने मनचाहे आकार इसको प्रदान नहीं कर सकते। जबकि कृत्रिम चुंबक ऐसे चुंबक होते हैं जिनको हम निश्चित आकार दे सकते हैं, है ना, और इसकी शक्ति जो भी होती है वो भी क्या होती है, वो इसकी अपेक्षा काफ़ी अधिक होती है। ठीक है, तो कृत्रिम चुंबक जिसको मानव निर्मित करता है, इसे हम क्या कर सकते हैं, एक निश्चित आकार दे सकते हैं, और इसकी जो शक्ति होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। तो जो प्राकृतिक चुंबक होते हैं वो प्रकृति में पाए जाते हैं, जबकि कृत्रिम चुंबक कहाँ क्या होते हैं, मानव निर्मित होते हैं, है ना। अब कृत्रिम चुंबक दो प्रकार के होते हैं। पहला अस्थायी चुंबक, ठीक है, और इसका दूसरा प्रकार जो होता है वह होता है स्थायी चुंबक। ठीक, तो अस्थायी चुंबक जिसमें चुंबक के गुण अस्थायी होते हैं, ठीक है, जैसे मुलायम लोहे से बने, उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं मुलायम लोहे से जो चुंबक बनते हैं उन्हें हम अस्थायी चुंबक कहते हैं, क्योंकि इनका जो चुंबक का गुण होता है वो अस्थायी समय के लिए होता है। ठीक है ना, कुछ समय के लिए होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अस्थायी चुंबक कहते हैं। जबकि स्थायी चुंबक जिसमें जो चुंबक का गुण होता है वो स्थायी रूप से होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, स्थायी चुंबक कहते हैं। और ये जो होते हैं निकिल, कोबाल्ट, स्टील, इनसे जो होते हैं ये निर्मित होते हैं। तो ये उदाहरण हो जाएगा कौन कौन सा, निकिल, कोबाल्ट, स्टील इत्यादि से बने जो चुंबक होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्थायी चुंबक कहते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमने चुंबक के प्रकार के बारे में देखा। अब जो है हम इनके जो गुण हैं, है ना, जिसको हमने अभी क्या किया है, देखा है, इसको एक बार क्या करें, रिवाइज करें। चुंबक के गुण, चुंबक के गुण, चुंबक के कौन कौन से गुण होते हैं। हाँ, पहला, चुंबक चुंबकीय पदार्थों को, चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर क्या कर सकते हैं, करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, ये पहला गुण हो गया। दूसरा गुण, हाँ बताइए, हाँ क्या होता है, इनको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाते हैं, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। ठीक है, और तीसरा, हाँ बताइए, बिल्कुल सही, क्या होते हैं, इनमें कितने ध्रुव पाए जाते हैं, इनमें 2 ध्रुव पाए जाते हैं, 2 ध्रुव पाए जाते हैं, जिन्हें कभी भी हम क्या नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। कितना भी हम तोड़े चुंबक को, उसमें 2 ध्रुव क्या होंगे, उपस्थित होंगे। फिर चौथा, हाँ बिल्कुल सही, क्या होता है, समान जो ध्रुव होते हैं, समान ध्रुव में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है,
प्रतिकर्षण होता है और विपरीत में क्या होता है, आकर्षण। तो समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है। ठीक है, और क्या होता है, चुंबकीय प्रेरण, है ना। चुंबकीय पदार्थों को क्या करता है, चुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय गुण उत्पन्न कर देता है, चुंबकीय गुण उत्पन्न कर देता है। ठीक है, जिसके बारे में हमने अभी अध्ययन किया है। ठीक है ना। और कौन से गुण हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल सही, हम इसको क्या करें, गर्म करते हैं या पीटते हैं या क्या करते हैं, घिसते हैं, तो क्या हो जाता है, चुंबक का गुण नष्ट हो जाता है। तो चुंबक का गुण क्या होता है, नष्ट होता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि चुंबक में ये सारे गुण पाए जाते हैं। चुंबक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है, सदैव स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। इनमें 2 ध्रुव पाए जाते हैं, इन्हें कभी भी हम अलग नहीं कर सकते। और समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, जबकि विपरीत ध्रुवों में क्या होता है, आकर्षण होता है। चुंबक चुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय गुण उत्पन्न कर देता है प्रेरण से। ठीक है, और चुंबक को पीटने, गर्म करने, ठोकने इत्यादि से चुंबक का गुण उसमें नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया चुंबक के गुण। अब हम कुछ परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करें। पहला परिभाषा, चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं? ठीक है, चुंबक के दोनों ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, ये हो गया इसका नॉर्थ ध्रुव, ये हो गया उसका साउथ, है ना, यानी ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। इनके सिरों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, कौन सी रेखा? काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं? उसका चुंबकीय अक्ष कहते हैं। ठीक है, दूसरी परिभाषा, चुंबक की प्रभावी लंबाई। ठीक है, चुंबक की प्रभावी लंबाई। चुंबक की प्रभावी लंबाई किसे कहते हैं? ये हो गया उसका उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो चुंबक के दोनों सिरों के बीच की दूरी, चुंबक के दोनों सिरों के बीच की कुल दूरी को हम क्या कहते हैं? चुंबक की प्रभावी लंबाई कहते हैं। ठीक है ना, यानी चुंबक के बीच की कुल दूरी, ये जो दोनों सिरों के बीच की कुल दूरी जो होती है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम चुंबक की प्रभावी लंबाई कहते हैं। और इसको हम 2L से, इसकी जो प्रभावी लंबाई होती है, इसको हम किससे दिखाते हैं? 2L से दिखाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये चुंबकीय अक्ष हो गया और ये क्या हो गया? ये हो गया आपका चुंबक की प्रभावी लंबाई। तीसरी परिभाषा देखते हैं, चुंबकीय याम्योत्तर। चुंबकीय याम्योत्तर, ठीक है, चुंबकीय याम्योत्तर किसको कहते हैं? हमने देखा ये हो गया चुंबक, ठीक है, ये उसका उत्तरी ध्रुव, ये उसका दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, और ये कौन सा अक्ष हो गया? बिल्कुल सही, चुंबकीय अक्ष। ठीक है ना, तो चुंबकीय अक्ष के ऊर्ध्वाधर जो तल होता है, उसको हम क्या कहते हैं? चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। ये इस ऊर्ध्वाधर तल, ठीक है, इस ऊर्ध्वाधर तल को, चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाला इस ऊर्ध्वाधर तल को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय याम्योत्तर
कहते हैं। यानी कि आप कैसे दिखा सकते हो, ये यदि चुंबक है, ठीक है, तो इसका इस प्रकार से इस अक्ष से गुजरने वाला यह ऊर्ध्वाधर तल, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, चुंबकीय यामी उत्तर कहते हैं। ठीक इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चौथा, उदासीन रेखा। चुंबक में जो उदासीन रेखा होता है उसकी परिभाषा देख सकते हैं। ठीक, तो उदासीन रेखा किसे कहते हैं, उदासीन जो रेखा होता है ये चुंबक और चुंबक का ये चुंबकीय अक्ष और ये उसका केंद्र बिंदु, ठीक है। तो उदासीन रेखा की परिभाषा क्या होता है कि चुंबक के अक्ष में स्थित, चुंबक के अक्ष में स्थित है ना, केंद्र से गुजरने वाली लंबवत रेखा जो होती है उसको क्या कहते हैं, चुंबकीय उदासीन रेखा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, उदासीन रेखा कहते हैं। ठीक, इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, इन परिभाषाओं को देख सकते हैं। चुंबकीय अक्ष के विषय में देखा, चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं, चुंबक के दो ध्रुवों, इन दो ध्रुवों के बीच की काल्पनिक रेखा को हम चुंबकीय अक्ष कहते हैं। दोनों ध्रुवों के बीच की कुल लंबाई को हम उसकी प्रभावी लंबाई कहते हैं। चुंबकीय यामी उत्तर चुंबक के अक्ष के ऊर्ध्वाधर तल को, है ना, हम क्या कहते हैं, चुंबकीय यामी उत्तर कहते हैं। जबकि उदासीन रेखा जो होता है चुंबकीय अक्ष के केंद्र से लंबवत गुजरने वाली रेखा को हम उदासीन रेखा कहते हैं। ठीक है, ये कुछ परिभाषाएं हो गई। अब हम देखेंगे कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम, है ना। कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम, ठीक है। तो हमने देखा कि दो जो ध्रुव होते हैं उनमें क्या होता है, या तो आकर्षण होता है या प्रतिकर्षण होता है। आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल होता है। इस बल को ज्ञात करने के लिए कूलाम ने क्या दिया, व्युत्क्रम वर्ग का नियम दिया। ठीक है, हमने देखा कि चुंबक के ध्रुवों में क्या होता है, या तो आकर्षण होगा या फिर प्रतिकर्षण बल, है ना। तो इसको ही क्या किया, कूलाम ने उस बल को ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया जिसे कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं। ठीक है, कूलाम ने क्या बताया कि दो ध्रुव इस प्रकार ले लेते हैं, इसे इस प्रकार ले लेते हैं, दो ध्रुव, है ना, एक नॉर्थ ध्रुव एक साउथ ध्रुव। ठीक है, इनके बीच की दूरी d, इनके बीच की दूरी d, या इसको एक लाइन के माध्यम से भी समझ सकते हैं। इस प्रकार ये दो ध्रुव है ना, और इनके बीच की दूरी, यदि इन दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता m1 और m2 है और इनके बीच की प्रभावी लंबाई कितना है, d है ना, इनके बीच की दूरी कितना है, d है, तो इन पर लगने वाला जो बल होगा वो इन बातों पर निर्भर करता है। ये जो बल है किस पर निर्भर करता है, बल जो होता है इनके ध्रुव प्रबलता के गुणनफल के समानुपाती। जो बल होता है इनके मध्य लगने वाला जो बल होगा इनके ध्रुव प्रबलता के गुणनफल है ना, के गुणनफल के समानुपाती होता है। दूसरा इन्होंने कहा कि इनके बीच की दूरी के वर्ग, इनकी बीच की दूरी क्या है, इनकी बीच की दूरी है d के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा। ठीक है, तो इस तरीके से कूलाम ने क्या बताया, कूलाम ने बताया कि इनके मध्य लगने वाला जो बल होता है इनके ध्रुव प्रबलता के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, अब इन दोनों चीज़ों को हम मिला सकते हैं। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, F समानुपाती हो जाएगा, ऊपर में m1 अपॉन m2 अपॉन d का स्क्वायर। ठीक है,
अब यहाँ जो समानुपाती चिन्ह लगा है इसको क्या कर सकते हैं, नियतांक लगाकर इसे हटा सकते हैं। तो कैसा हो जाएगा, F इज इक्वल टू, यहाँ पे लगा देते हैं नियतांक K m1 m2 अपॉन डी का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो है बल की हम गणना कर सकते हैं कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम से। ठीक है ना, हमने देखा कूलाम ने क्या बताया कि इनके मध्य लगने वाला जो बल होता है वो इनके ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनसे हमने क्या किया, ये ऐसा निकाल लिया ये मान, और यहाँ से हम इस समानुपाती को हटाते हैं तो एक नियतांक क्या लगा देते हैं, K लगा देते हैं। ठीक है, अब इसके पश्चात F इक्वल टू जो K इंटू m1 m2 अपॉन डी का स्क्वायर है, यहाँ पे K जो है एक नियतांक है, K क्या है, नियतांक, और ये जो है K का मान किस पर निर्भर करता है, ये निर्भर करता है माध्यम और मात्रक की पद्धति। इन दो चीज़ों पर या इन दो बिंदुओं पर K का मान निर्भर करता है। ठीक है, इन दो बिंदुओं पर क्या करता है, K का मान निर्भर करता है। ठीक, CGS पद्धति में हम देखें K का मान क्या होगा, CGS और वायु या निर्वात, ये पहला बिंदु CGS पद्धति और वायु या निर्वात में K का मान कितना होता है, K का मान होता है 1। कितना होता है, 1। तो ये जो हम लिए हैं समीकरण, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 में इस मान को पुट कर दिया जाए। ठीक है, तो इस मान को पुट करते हैं तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K के जगह में 1 m1 m2 अपॉन डी का स्क्वायर, ये दूसरा समीकरण। इस तरीके से CGS पद्धति या वायु या निर्वात है ना, इनमें लेने से K का मान कितना हो जाता है, 1। K का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक, अब यदि हम माध्यम लिए है ना, SI पद्धति लें, पद्धति क्या ले लें, पद्धति SI ले लें और कोई माध्यम ले लें। ठीक है, तो उस स्थिति में K का जो मान होता है वो हो जाएगा K इक्वल टू म्यू अपॉन 4 पाई। ठीक है, यानी हम SI पद्धति और माध्यम कोई पदार्थ है उसको लें तो K का मान क्या हो जाता है, म्यू अपॉन 4 पाई। तो ये जो म्यू लिखा है ये क्या चीज़ है, म्यू जो होता है वो पदार्थ की क्या होता है, निरपेक्ष चुंबकशीलता। पदार्थ या जो माध्यम हम ले रहे हैं, माध्यम की क्या हो जाएगा, निरपेक्ष चुंबकशीलता। ठीक है, तो इस तरीके से इस वैल्यू को जब हम पुट करें तो क्या मिलेगा, इस वैल्यू को हम समीकरण 1 में यदि रखते हैं तो ये मिल जाएगा F इक्वल टू म्यू अपॉन 4 पाई इंटू m1 m2 अपॉन डी का स्क्वायर। यहाँ पे K की जगह हमने क्या रखा, K की जगह में म्यू अपॉन 4 पाई रखा। ठीक है, तो इस तरीके से ये समीकरण 3 मिल जाएगा। अच्छा, CGS पद्धति में हम लिखे हैं, इसलिए बल का मान जो होता है वो किस में मिलता है, डाइन में प्राप्त होता है, क्योंकि हम बल को CGS में क्या भी मापते हैं, डाइन में मापते हैं, है ना। और यहाँ पर हम SI पद्धति ले रहे हैं, माध्यम भी ले रहे हैं, बल का जो मान मिलेगा वो किस में मिलता है, SI पद्धति में न्यूटन में प्राप्त होता है। ठीक, तो ये हमने SI पद्धति में कोई माध्यम लिया है तब K का मान म्यू अपॉन 4 पाई। लेकिन यदि हम SI पद्धति में के साथ साथ वायु या निर्वात लें तो क्या होगा, तो उस समय जो है जो म्यू हमने जो मान निकाला है ये दो बातों पर निर्भर करता है, किन किन पर, म्यू आर और म्यू आर इंटू म्यू जीरो। ठीक है, तो म्यू का मान वहाँ पे क्या हो जाता है, म्यू आर इंटू म्यू जीरो, जहाँ पर म्यू जीरो जो लिखा रहता है वो वायु या निर्वात की निरपेक्ष क्या हो जाएगा, चुंबकशीलता, निरपेक्ष चुंबकशीलता। ठीक है, और म्यू आर जो होता है वो क्या हो जाएगा, माध्यम
का आपेक्षिक चुंबकशीलता होता है। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम पुट कर दें समीकरण में, यहाँ पे पुट कर दें तो क्या मिल जाएगा, F इक्वल टू म्यू की जगह में म्यू आर इंटू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई M1 M2 अपॉन डी का स्क्वायर और ये न्यूटन में। ठीक है, ये हमारा चौथा समीकरण मिल गया। ठीक, अब वायु या निर्वात जो होता है उसमें म्यू आर का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, वायु या निर्वात में क्या होता है, इसका मान 1 होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू आर यदि 1 हो जाता है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और म्यू जीरो अपान 4 पाई म्यू आर इक्वल टू क्या होता है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा M1 M2 अपॉन डी का स्क्वायर न्यूटन में। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका पांचवा समीकरण। वायु या निर्वात में म्यू आर का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करें तो म्यू आर हट जाएगा और म्यू जीरो मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये बल की गणना कर लेते हैं। अब आंकिक मान इसका देखें, म्यू जीरो इक्वल टू क्या होता है, म्यू जीरो इक्वल टू होता है आपका, इसका मान होता है 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर -7 है ना, और ये होता है न्यूटन एम्पियर का स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन एम्पियर का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर न्यूटन बाई एम्पियर का स्क्वायर, यहाँ पर इस वैल्यू को हम पुट कर दें तो क्या मिलेगा, F इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर 7 अपॉन 4 पाई इंटू M1 M2 अपॉन डी का स्क्वायर। तो यहाँ से 4 पाई से क्या हो जाता है, कैंसल हो जाता है और F इक्वल टू मिलता है 10 रेज टू पावर 7 M1 M2 अपॉन डी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो बल हो जाएगा, ये जो मान प्राप्त हो रहा है किस में प्राप्त हो रहा है, न्यूटन में प्राप्त हो रहा है। तो इस तरीके से बल का मान, आंकिक मान क्या मिलता है, 10 की घात ऋण 7 M1 M2 अपॉन डी का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बारे में हम कल और विस्तार से अध्ययन करेंगे कि कूलाम्ब का जो है जो नियम इसने दिया और इस नियम के आधार पर हम एकांक जो है बल है ना, एकांक जो है ध्रुव, उसकी जो है मान की गणना करेंगे। तो इसके बारे में हम विस्तार से और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।